हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। सो लास्ट क्लास में हमने अभी जो टीजीटी सोशल साइंस मेल का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी हम उसी के कॉन्टिन्यूशन में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से थे या पॉलिटिकल साइंस के थे। बट आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वो वर्ल्ड हिस्ट्री से होंगे और ज्योग्राफी के भी है मेनली। ठीक है, बाकी एक दो और भी हमें मिलेंगे, मेन मेन है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ही आने वाले हैं। हमने भी सैम्पल पेपर, आपने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे 2018 का या अभी जो ये टीजीटी मेल का हुआ है। क्वेश्चंस बहुत है और कुछ तो डी ट्रिपल एस बी के आप कह सकते हो फेवरेट टॉपिक ही है, तो उनको तो अच्छे से रिवाइज कर लो। जैसे रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा ही आएगा क्वेश्चन, उनके फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, उसके अलावा ट्रीटी ऑफ वर्साइल हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो वर्ल्ड वॉर 2। और इनसे मेनली वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से वो आएंगे क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिले हैं, स्पेशली कि जो अलाइंसेस बनी थी या जो ट्रीटी हुई थी। अलाइंसेस से तो बहुत क्वेश्चंस है, या फिर किस कंट्री ने किस ईयर में ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर को या फिर विड्रॉ किया। ये कुछ चीजें हैं जिनकी अपना नोट्स बना लो और उनको रिवाइज करके ही जाना है। इन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे भी ज़रूर क्वेश्चन हमें दिखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फेसिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It is a revolutionary movement based on the rejection of liberalism, democracy या Marxist socialism ideology. The fascists fully supported the previous form of government in Italy. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसे पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फेसिज्म अच्छे से रिवाइज करके जाना। कौन कौन से टॉपिक? फेसिज्म जो नाजी पार्टी है वो, फिर कम्युनिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, कैपिटलिस्ट होता है। ये सारी टर्म्स, इन टर्म्स से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा गया है कि फांसीवाद के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो किस पे बेस्ड था कि लिबरलिज्म को रिजेक्ट करता है, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता है और सोशल जो मार्क्स की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी उसे रिजेक्ट करता है। या फिर जो फांसीवाद है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता था प्रीवियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इटली। ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो वाले टाइप वाले क्वेश्चन है ना, कि स्टेटमेंट दिए होंगे, करेक्ट बताना है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चंस हमें डी ट्रिपल एस बी में देखने को मिलते हैं, इसी पैटर्न में बेसिकली जो मैं आपसे कह रही हूँ। तो जब ये पैटर्न हमें गिवन है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। तो कितनी बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें अच्छे से नहीं आता होता, लेकिन उस मेथड को लगा के ही हम कितने क्वेश्चन सही कर जाते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम इसी मेथड से सही कर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज पे बहुत बहुत ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में देखो, हमसे फांसीवाद से रिलेटेड पूछा है। हमें पता है फेसिज्म की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक है क्या, कि वो एक किस स्टेट की बात करता है? अथॉरिटेरियन स्टेट की बात करते हैं। डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, पूरी तरीके से। डेमोक्रेसी उनके लिए है ही नहीं, वो सड़ी गली पुरानी चीज है। डेमोक्रेसी को वो पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, उनका फोकस। और ये पॉइंट जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को याद रखना क्योंकि ऑप्शंस पे हमें यही वर्ड दिखेंगे। अथॉरिटेरियन स्टेट, यस, प्रमोट करता है वो उसे। रिजेक्ट करता है डेमोक्रेसी को, लिबरलिज्म को, क्योंकि लिबरलिज्म को रिजेक्ट करता है मतलब कि वो इंडिविजुअल राइट्स को भी रिजेक्ट करेगा, क्योंकि लिबरलिज्म का फोकस मेन इंडिविजुअल राइट्स पे है, वो प्रमोट करता है, तो उसको भी रिजेक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फांसीवाद का, कि प्रमोट करता है नेशनलिज्म। क्या प्रमोट करता है? नेशनलिज्म को एट एनी कॉस्ट। तो जो जो पॉइंट मैंने बोले दिमाग में बिठा लो, यही पॉइंट घूम फिर के आते हैं। अथॉरिटेरियन स्टेट को प्रमोट करता है, नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप, क्या है इसमें? एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप है। चौथा पॉइंट, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता है और एंटी लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म को भी रिजेक्ट करता है। ठीक है,
तो यहाँ से इसका पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें तो बोला ही गया है रिजेक्शन ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो पहला करेक्ट है। दूसरा कि जो फेसेस थे वो सपोर्ट करते थे जो पुरानी गवर्नमेंट थी इटली में, नहीं करते थे, तो ये वाला पॉइंट है इनकरेक्ट। अब ऑप्शन में आओ, हमें क्या देखना है, जहां पे ओनली फर्स्ट करेक्ट हो, तो विच इज बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिकेइंग कॉर्प्स? किस विचारधारा में डेमोक्रेसी को क्या डिस्क्राइब किया गया है? डिकेइंग क्रॉप, मतलब कि जो चीज बहुत पुरानी हो चुकी है, सड़ चुकी है, मतलब अब प्रेजेंट टाइम में उसका कोई महत्व नहीं है। ये क्वेश्चन आप देख लो, सेम पेपर में आए हुए हैं और पहले से ही रिलेटेड है। अगर पहला करते, पहले की डेफिनेशन पता होती, तो दूसरा तो अपने आप हो गया। एक ही चीज से दो क्वेश्चन। हमने अभी पढ़ा है कि जो फेसिज्म होता है वो डेमोक्रेसी को क्या करता है? रिजेक्ट करता है, राइट। लिबरलिज्म को रिजेक्ट करता है, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करता है, और किसे प्रमोट करता है? नेशनलिज्म को। तो कौन सी आइडियोलॉजी में ये बोला गया था कि जो डेमोक्रेसी है वो एक डिकेइंग कॉर्प्स है? तो बोला गया था फासीवाद में, फैसिज्म में। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 14 पॉइंट प्रोग्राम वॉज प्रपोज्ड बाय, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 और उसके आफ्टर इफेक्ट्स पढ़े हैं, आफ्टर इफेक्ट्स इन द सेंस कि वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, मतलब जब वो खत्म हो रहा था तो क्या क्या ट्रीटी साइन हुई, या फिर आप ये कह सकते हो कौन हारा, कौन सी कंट्री हारी, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा। वहां इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेंशन बहुत बार किया गया है, 14 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है? मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है। वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कहा किसने, ये प्रपोज किसने किया, सॉरी कहा नहीं, प्रपोज किसने किया? ये 14 पॉइंट प्रोग्राम किसके पॉइंट थे, किसकी स्पीच में ये पॉइंट आए थे? वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट एस्क्विथ, एडवर्ड ग्रे या डेविड लियोट, किसके आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, वो है ए, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन अब थे कौन? ठीक है, तो ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। कौन थे ये? यूएस के प्रेसिडेंट थे। कब से कब तक? 1913 से 1921 तक। मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। अब हमें पता है जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो जर्मनी बहुत बुरी तरीके से हारा, पता है, बहुत बुरी तरीके से हारा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई थी, जिसमें जर्मनी की बहुत बेइज्जती हुई थी, बहुत ह्यूमिलेट किया गया था, है ना, कि वो अपनी मिलिट्री नहीं बढ़ा सकते, जो उन्होंने एरिया कैप्चर किया था या जिससे रिलेटेड, मतलब उनको कितना पे करना था, जिसके लिए यूएस ने उन्हें लोन दिया। बहुत सारे पॉइंट है, और आपको पता है यही एक रीजन है, बेसिक सबसे पहला कारण है वर्ल्ड वॉर 2 का, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्योंकि ये बहुत बेकार तरीके से फ्रेम, बेकार नहीं कहेंगे, मतलब इसको बहुत बेटर तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, बट नहीं किया गया, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ हम गए। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं 14 पॉइंट प्रोग्राम की। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि जब जर्मनी हारा तब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई, जिसमें जर्मनी को बहुत बेइज्जत किया गया। ये जो पूरी ट्रीटी थी, ये वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट दिए थे, पूरे जितने भी पॉइंट थे वो इस ट्रीटी में इंक्लूड किए गए थे, ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एम्स एट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, कब बना था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे नेशंस हैं एक हार्मनी बनी रहे, एक फ्रेंडली आप ये कह सकते हो एनवायरनमेंट रहे, और आगे आने वाले टाइम में वॉर से बचा जा सके, इसलिए ही मेन एम था यूनाइटेड नेशन को बनाने का। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, हमसे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है
जिसका एम क्या है, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। आर्टिकल 43, आर्टिकल 14, आर्टिकल 55 या आर्टिकल 21। तो यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर है वो है आर्टिकल 55। ठीक है, ये याद रखना क्या है, आर्टिकल 55। बाकी के बचे हुए आर्टिकल्स मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे सारे याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी कोशिश करो कि हमें यहाँ 4 गिवन है तो कम से कम ये 4 तो हम याद रखें। ठीक है, आर्टिकल 55 अभी से दिमाग में बिठा लो। अगर एग्जाम में हमसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूछे तो भी आर्टिकल 55 आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बोले कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहा है तो भी आर्टिकल 55, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट कर रहा है तो भी आर्टिकल 55। हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इन चीजों को अगर यूनाइटेड नेशन प्रमोट करेगा तो वो किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 55 के अंदर। इसके अलावा ऑप्शन में था एक आर्टिकल 14 था। ये किस लिए है आर्टिकल, ये है बेसिकली कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिससे जितने भी नेशंस हैं उनके जो बीच का फ्रेंडली रिलेशन है या उनका जो वेलफेयर है वो डिक्लाइन हो, या फिर जो उनके बीच के फ्रेंडली रिलेशंस हैं वो खराब हो, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए एक पीसफुल एडजस्टमेंट होगा। मतलब वॉर पे नहीं जाना है, हर एक सिचुएशन के लिए कैसे एड्रेस करेंगे, पीसफुली उसको एड्रेस करेंगे, तो वो आर्टिकल 14 में बताया है। ठीक है, फिर आर्टिकल 43 हमने ऑप्शन में हमें था मिला था। आर्टिकल 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको सिक्योरिटी काउंसिल के आगे अवेलेबल होना है। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल बोलेगा तो उनको उनके आगे अवेलेबल होना है। फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस, हार्मनी, सिक्योरिटी, ये सब मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद था एक आर्टिकल 21। वो किससे रिलेटेड है, वो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उससे रिलेटेड है, कि उसके खुद के रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे और हर सेशन के लिए वो अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करे। यूनाइटेड स्टेट्स सॉरी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वो हर सेशन के लिए अपना एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी। दिस इज रिलेटेड विद आर्टिकल 21। ऑल क्लियर, ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट ये 4 आर्टिकल्स याद रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी ऑफ वैगनर। वैगनर जो थे, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। हम सबने इस थ्योरी का नाम सुना है, बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप सबने सुना होगा, नहीं है तो पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, इनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू, आप ये कह सकते हो, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इनकी अपनी एक एक्सप्लेनेशन थी क्लाइमेट चेंज को लेके। अब ऑप्शंस पे आओ, हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो। दिस थियरी बिगिंस फ्रॉम प्री कार्बन फेरस पीरियड। जो ये थियरी है ये स्टार्ट होती है प्री कार्बन फेरस पीरियड से। या फिर इस थियरी का जो मेन एम है वो यही है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो पूरी थियरी में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये थियरी प्री कार्बन फेरस पीरियड से स्टार्ट होती है, नहीं लिखा हुआ है ऐसा कहीं भी, तो ये पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो थियरी है इसका मेन एम, मेन पर्पस ही यही था कि जितने मेजर क्लाइमेट चेंज जो हुए हैं वो मैं बताऊंगी, अभी इस थ्योरी का जिस दूंगी, अभी जितने भी मेजर क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं ये थियरी का मेन एम था उसी को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट करेक्ट है, ओनली सेकेंड। ऑप्शंस देखो, ओनली सेकेंड है हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी। अब इस थ्योरी पे आओ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। कब दी थी, 1912 में ये थ्योरी दी है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि पहले पता नहीं बहुत मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। बहुत बेसिक टर्म, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ कि याद रहेगा इसका मीनिंग।
कि एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। अब तो जैसे कितने सारे हमारे जो डिवाइड हुए कॉन्टिनेंट, तब नहीं थे। एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था और एक ही बहुत बड़ा ओशियन था। कॉन्टिनेंट जो था उसको हम कहते थे पेनगिया, और जो ओशियन था उसको हम कहते थे पेंथलास। ठीक है। फिर अर्थ की जो मूवमेंट हुई, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती थी, उसने अर्थ के क्लाइमेट को नहीं, आप पहले बोलो कि कॉन्टिनेंट्स जो है उससे ब्रेक हुए। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो है उससे ब्रेक हुआ। कॉन्टिनेंट पहले एक हुआ करता था, ब्रेक होकर वो दो हो गए। एक हो गया लॉराशिया, दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। फिर बाद में धीरे धीरे विद टाइम ये दोनों कॉन्टिनेंट भी फर्दर ब्रेक हुए और धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बन गए जो आज एग्जिस्ट करते हैं। ये इनकी मेन थियोरी थी कि कॉन्टिनेंट्स का कैसे ब्रेक हुआ। ठीक है, पहले एक ही बहुत बड़ा सा लैंड मास था। ठीक है, अब इनकी जो ये थियोरी है ये क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, कॉन्टिनेंट्स का ब्रेक डाउन हुआ, तो उससे क्या होता है, आप ये कह सकते हो ओशियन के मूवमेंट में भी चेंज आता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के साइज में चेंज आया, कॉन्टिनेंट के लोकेशन में भी चेंज आया। तो जब ये सब चीज़ें चेंज होती हैं तो ऑब्वियसली क्लाइमेट को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो वही इस थियोरी के थ्रू बताया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who analyze the society into the ideal proprietors and the working industrialist? सोसाइटी को दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक आइडियल प्रोपराइटर्स मतलब निष्क्रिय मालिक, और कामकाजी उद्योगपति। हु, किसने किया? ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है ये सोशलिज्म से रिलेटेड है। यही मैंने आपको बताया ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, किंग जिलेट, वॉसो प्लेगेक, विलियम थॉमसन या हेनरी दी सेंट सेवन। किसने सोसाइटी को बोला कि वो दो क्लासेस में डिवाइड है, आइडियल प्रोप्राइटर्स और वर्किंग इंडस्ट्रियलिस्ट? तो ये एनालाइज किया गया था हेनरी दी सेंट सिमन के द्वारा। ये एक सोशलिस्ट थे। ठीक है, अब मतलब कि ये सोशलिस्ट थे तो ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। तो जी हाँ, यही था। ये मैंने अभी आपको बताया, जो ये क्वेश्चन है ये सोशलिज्म से रिलेटेड है। बहुत सारे सोशलिस्ट थे, चार्ल्स फोरियर, सेंट सिमन, यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, रॉबर्ट ओवन। कहीं ना कहीं सबका जो था वो यही था, इन सबने बुक्स लिखी, जर्नल्स लिखे, जिसके थ्रू इन्होंने सोशलिज्म को बहुत बढ़ाया अपनी राइटिंग से। और ये सब उसमें लिखा गया कि सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी है, अनजस्ट है। ठीक है, इनका जो भी ये सोशलिस्ट थे, इनका जो मेन मोटिव था ना वो दो ही थे, याद रखना। पहला ये था इक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, और ये डिमांड क्या करते थे, इक्वालिटी। सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं, सोशल इक्वालिटी भी और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी। दूसरा इनका जो मेन फोकस था वो था एंड ऑफ कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म को खत्म करना है। ठीक है, कैपिटलिज्म को खत्म करना है, उसने पूरी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ है। ये दो पे ही इनका फोकस था, कैपिटलिज्म था तभी इनइक्वालिटी थी। ठीक है, अब यहाँ से जो सोशलिस्ट थे सेंट सिमन, जिन पे हमारा क्वेश्चन है, उन्होंने बोला था कि सोसाइटी जो है वो दो क्लासेस में डिवाइड है, एक आइडियल प्रोपराइटर्स, सेकंड इज वर्किंग इंडस्ट्रियलिस्ट। और जो ये आइडियल प्रोपराइटर्स थे, ये एक्सप्लॉइट करते थे वर्किंग इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ राइजिंग और फॉलिंग एयर पार्सल इज कॉल्ड। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन उसकी आई हुई है। अब ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल लैप्स रेट, जीरो लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट या पॉजिटिव लैप्स रेट? लैप्स, इसको समझने के लिए पहले तो लैप्स रेट का ही मतलब समझना पड़ेगा। लैप्स रेट का मतलब समझेंगे तभी जो उनके आगे वर्ड्स लगे हम उनको समझ पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ राइजिंग और अ फॉलिंग एयर पार्सल, कि जो टेम्परेचर में बदलाव आता है, ठीक है, किससे, अगर जो एयर राइज कर रही है या फॉल कर रही है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट, जीरो लैप्स रेट, एडियाबैटिक या फिर पॉजिटिव।
तो इसका मैं पहले आपको करेक्ट आंसर बता दूं, करेक्ट तो है एडियाबैटिक लैप्स रेट, सी। ठीक है, बट ये चारों वर्ड्स को समझ लो, चारों टर्म्स यही क्लियर कर लो। सबसे पहले मैंने बोला है कि समझने से पहले इन चारों टर्म्स को हमें लैप्स रेट का ही मतलब पता होना चाहिए। जब तक लैप्स रेट का मतलब नहीं पता होगा तब तक वो चारों टर्म्स को हम नहीं समझ पाएंगे। लैप्स रेट का मतलब ये होता है बेसिकली, देखो बहुत सिंपल उसमें समझाऊं, जैसे जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ट्रोपो स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे जैसे हम चलते हैं ऊपर, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मूव करोगे अपवर्ड, तो टेम्परेचर चेंज होगा। इसे ही कहते हैं लैप्स रेट, सिंपल। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर अगर गिरेगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होगा ना, हम एलिवेट करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वो होता है पॉजिटिव लैप्स रेट। ठीक है, जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन करेगा। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, उसे कहते हैं हम जीरो लैप्स रेट। क्या कहते हैं, जीरो लैप्स रेट। थर्ड, टेम्परेचर एलिवेशन के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होने की जगह बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। अब तीन टर्म्स तो हमारी क्लियर हो गई, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब है जो टर्म है वो है एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, इसमें बेसिकली यही है कि जैसे जैसे एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो एयर एक्सपैंड करती है और कूलिंग होगी। मतलब कूलिंग होने से क्या मतलब है, टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे एयर ऊपर जा रही है, एयर एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करेगी तो कूलिंग होगी, मतलब टेम्परेचर कम होगा। एडियाबैटिक की एक मेन अजम्पशन है, जिससे ही आप इसको याद रख सकते हो, वो ये है कि इस प्रोसेस में पूरे नो हीट एक्सचेंज अकर्स, हीट का कोई चेंज नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज। दिमाग में बिठा लो, यही याद रखना है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसकॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट इन अर्थ इंटीरियर बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर इज कॉल्ड। अर्थ का एक स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है सबको, बाहर सबसे पहले क्रस्ट होती है, फिर मेंटल, देन अंदर कोर होती है, तीनों इनर आउटर में डिवाइड होती है। मेंटल में भी एक मेंटल होती है, लोअर मेंटल होती है, फिर कोर में भी इनर कोर आउटर कोर ये सब होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लेयर्स होती हैं। हर जब आप एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हो, ठीक है, तो उसके बीच में ना एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। मैं भी आपको इसकी इमेज मैंने लगाई है, उसके थ्रू दिखाऊंगी। उसके बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी होती है और हर एक डिसकॉन्टिन्यूटी का एक अपना नाम है। जैसे मेंटल और कोर के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। यहाँ हमसे डिसकॉन्टिन्यूटी पूछिए लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, तो जब आप मेंटल की बात करोगे तो लोअर मेंटल होती है, लोअर मेंटल के बाद आउटर कोर होता है, देन सबसे अंदर अर्थ में इनर कोर होता है। तो इनके बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, लोअर मेंटल और आउटर कोर। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या कहते हैं, इस मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी या लेमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसका आंसर है करेक्ट बी। ठीक है, मैंने इमेज लगाई है, आप यहाँ से सब देख सकते हो, बड़ा इजीली हमें समझ में आएगा कि क्रस्ट और अपर मेंटल। पहले तो क्रस्ट ही हमारी दो होती है, एक अपर क्रस्ट एक लोअर क्रस्ट। तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फिर अपर लोअर, फिर लोअर क्रस्ट के बाद अपर मेंटल आएगी, उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम कहते हैं मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। ये याद करनी पड़ेगी, ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपर मेंटल और मेंटल के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी होगी, उसे रेपिटी कहते हैं। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी होगी, जिसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फिर दो लास्ट में आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी होगी, जिसे लेमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोल्शेविक गवर्नमेंट साइन द ब्रेस्ट-लिटोव्स्क पैक्ट विद डैश इन मार्च 1918 एंड पुल्ड आउट ऑफ द वॉर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हमारा किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात किसकी करी है? बोल्शेविक गवर्नमेंट। कहाँ पर थी ये? फ्रांस में थी? नहीं, ये कहाँ थी? रशिया में थी। कहाँ थी? रशिया में थी। एक्चुअली रशिया में सबसे पहले थी रशिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। बाद में ये पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक था बोल्शेविक, दूसरा क्या था? मेंशेविक। जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी इसके लीडर थे लेनिन। ठीक है, वहीं से हमसे क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली देखो, वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बता दिया। बोल्शेविक गवर्नमेंट ने ही पैक्ट साइन किया था मार्च 1918 में, और उसने वर्ल्ड वॉर वन से खुद को बाहर कर लिया था। ये लिखा है ना, पुल्ड आउट ऑफ द वॉर, तो ये वर्ल्ड वॉर वन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपने आप को उसने वॉर से विड्रॉ कर लिया था। क्यों किया था? पहले तो यही रीजन बताओ। एक्चुअली रशिया ही वो कंट्री है जो सबसे पहले वॉर में कूदी थी, वर्ल्ड वॉर वन में सबसे पहले कूदी थी, और सबसे ही पहले उसने विड्रॉ भी किया। विड्रॉ का कारण क्या था? विड्रॉ का जो मेन कारण है वो ये था कि रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। रशिया में क्या स्टार्ट हो गया था? रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ऊपर से जर्मनी ने जो रशिया का जो वेस्ट रशिया वाला पार्ट था, वेस्ट वाला, उसको पूरा कैप्चर कर लिया था। यही रीजन है कि इसकी वजह से रशिया ने अपने आप को वॉर से विड्रॉ कर लिया। तो जब लेनिन सत्ता में आए, जब ये बोल्शेविक गवर्नमेंट आई, लेनिन आए, तो उनका पहला यही था कि हम ये वॉर जो है वो खत्म कर देंगे। लेनिन ने ही ये बोला था कि हम जो ये वॉर है इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, तब जाके रशिया ने ये पैक्ट साइन किया था। किसके साथ किया था? किसके ऑपोजिट था रशिया? जर्मनी के। तो किसके साथ साइन किया? जर्मनी के साथ साइन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड डैश। सी क्लिफ या फिर बैरियर आइलैंड? सी क्लिफ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, बैरियर आइलैंड भी है। अब इसको समझो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र के अगर हम पानी देखें उस सरफेस पर, आप जब सरफेस से देखोगे ना तो आपको बड़ी बड़ी चट्टानें दिखेंगी जो खड़ी हुई हैं। उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ। उन चट्टानों को कहा जाता है सी क्लिफ। तो सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन, विच इज ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया ना आपको कि समुद्र में अगर आप देखोगे तो जस्ट सामने आपको क्लिफ्स दिखती है, मतलब क्या दिखती हैं? चट्टानें दिखती है खड़ी। ठीक है, अब इससे एक नया टर्म मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपको चट्टानें दिखती हैं, फिर क्या होता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो आती हैं, उन चट्टानों से टकराती हैं। ठीक है, मैंने इसमें इमेज नहीं लगाई है, लेकिन आप समझ जाओ। आपको चट्टानें दिखती है, जो लहरें आती हैं उस चट्टानों से टकराती हैं। धीरे धीरे उन चट्टानों में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्रैक्स आने लग जाते हैं। क्रैक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, और बीच में से ये चट्टानें खोखली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खोखली हो जाती हैं। जब ये खोखली हुई चट्टानें होती है ना, इन्हें कहते हैं सी केव्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? सी केव्स। सी क्लिफ से आया क्या? सी केव्स। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट ओशियन करंट? वार्मेस्ट ओशियन करंट। ठीक है, दो हमें गिवन है, पेरू करंट, एल नीनो करंट। हमें बताना है वार्म कौन सा वाला है इन दोनों में से। ठीक है, मैं अभी आपको बता रही हूँ एक ही है, क्योंकि इनमें से एक वार्म है और एक कोल्ड है। आप देखो होता क्या है, ओशियन है, ओशियन में मूवमेंट होती है, पानी में मूवमेंट होती है ना। मेन मेन तीन टाइप से मूवमेंट होती है हमारी, जो आपको तीनों पता होनी चाहिए। वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट। और तीनों ये DSSB एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वेव्स भी, टाइड्स भी और ओशियन करंट।
यहाँ हमारा क्वेश्चन आया ओशियन करंट से। फिर ये ओशियन करंट, ये तो मैंने आपको बताया ओशियन करंट ऐसा कोई करंट, जो यहाँ पे वर्ड है ये मूवमेंट के लिए ये यूज हुआ है, कि जो आप ये कह सकते हो कि जो पानी है मूव करता है, लेकिन एक बात बहुत यहाँ पे ध्यान रखना, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओशियन करंट। दो टाइप के करंट होते हैं, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है। ठीक है, जो वार्म करंट होता है बेसिकली कौन सा करंट होता है, आप इसे कह सकते हो इक्वेटर के पास जो होता है करंट, जो पानी होता है वो वार्म ओशियन करंट होता है, पोल्स की तरफ मूव करता है। इक्वेटर के पास होता है, पोल्स की तरफ मूव करता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है कोल्ड ओशियन करंट, जो पोल्स के पास होता है और इक्वेटर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है हमसे पेरू करंट, ये एक कोल्ड करंट है, कोल्ड ओशियन करंट है, और एल नीनो एक वार्म ओशियन करंट है। अब यहाँ से आंसर करेक्ट देखो कौन सा होगा, हमसे वार्म पूछा है, वार्म एक सेकेंड ही है, तो ओनली सेकेंड, विच इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ दोनों करंट से रिलेटेड बता दूं, एल नीनो से भी और पेरू से भी। एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पेरू करंट, इसका दूसरा नाम होता है हम्बोल्ट करंट। काफी बारी इस करंट के नाम से ही लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पेरू करंट एंड हम्बोल्ट करंट इज द सेम थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोस्फेयर, जो वायुमंडल है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है वायुमंडल में। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर ये देखा जाए तो। मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक सबको इसका आंसर पता ही होगा, इसका आंसर है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। परसेंट जरूर याद रखना, नाइट्रोजन 78% मात्रा में प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा अबंडेंट है ये। और सेकंड नंबर पे कौन सी है, ऑक्सीजन, विच इज 21%। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से CO2 का पूछूं, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो 0.04% प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारी गैसेज हमारे वायुमंडल में मिलेंगी, नियोन, हीलियम, आर्गन, आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्या, इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। अरे अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना इंसोलेशन क्या है ना, तभी तो हम बताएंगे कि कौन से फैक्टर से इंसोलेशन अफेक्ट हो रहा है, कौन से कारण से इंसोलेशन प्रभावित हो रहा है। तीन हमें गिवन है, एंगल ऑफ सन रेज, दिन की लंबाई, या फिर सन स्पॉट्स। किस किस फैक्टर से इंसोलेशन अफेक्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर है, ये तीन यहाँ हमें गिवन है, तीन से भी कहीं ज्यादा है। उससे पहले समझो कि इंसोलेशन क्या होता है। इट इज रिलेटेड विथ सन, याद रखना किससे रिलेटेड है, सन से। सन की जो एनर्जी है अर्थ तक आती है, किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में आती है। ठीक है, सन की जो एनर्जी है अर्थ जो रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे ही इंसोलेशन कहते हैं। क्लियर। अब मुझे ये बताओ, जितनी एनर्जी जो रेडिएशन है सन से निकलती है वो सारी अर्थ तक आती है क्या, नहीं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट अगर मैं बोलूँ सिर्फ आधी आती है, आधी वही रेडिएट बैक हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, किसके थ्रू, डस्ट, क्लाउड, सर्टेन पार्टिकल्स, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ एनर्जी को, या फिर जो कुछ एनर्जी होती है वो अर्थ के सरफेस से ही रेडिएट बैक हो जाती है। ठीक है, अब आओ कि कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं जिनकी वजह से इंसोलेशन या तो कम आएगी या ज्यादा आएगी। एंगल ऑफ सन रे, लेंथ ऑफ द डे, सनस्पॉट। एक्चुअली ये तीनों फैक्टर्स ही करेक्ट है, तीनों फैक्टर ही अफेक्ट करते हैं, मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, तीनों करते हैं। तो ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये भी बता दिया कि सारी अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचती, ऑलमोस्ट आधी पहुंचती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ के सरफेस से। ठीक है,
बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला हमसे बोला गया यहाँ पे एंगल ऑफ सन रेज, जो सन की रेज का एंगल है। अब खुद देखो ना, समझो, ये इजी है समझना कि अर्थ है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो सन रेज है वो सीधी पड़ती है, तो कम एरिया में पड़ेंगी लेकिन ज्यादा पड़ेंगी क्योंकि सीधी आ रही है। अब पोल्स की अगर मैं बात करूं तो स्लांटेड जाती है, तो ज्यादा एरिया में पड़ेंगी, लेकिन आप ये कह सकते हो जो अमाउंट है उनकी रेस का, जो एनर्जी जा रही है वो बहुत कम जा रही है। ठीक है, तो यस, जो सन की रेस का एंगल होता है, सीधी जाएंगी तो ऑब्वियसली कम एरिया में जाएगी लेकिन ज्यादा जाएगी रेस। स्लांटेड, अगर एंगल स्लांट होगा तो ज्यादा एरिया में जाएंगी रेस, लेकिन जो अमाउंट है वो पर यूनिट एरिया वो कम होगा। पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि एंगल से अफेक्ट होता है इंसोलेशन। सेकेंड है लेंथ ऑफ द डे। बिल्कुल, इक्वेटर की बात करूं, दिन लंबे होते हैं, ड्यूरेशन डे का ज्यादा होता है, इंसोलेशन ज्यादा होगा। पोल्स पे इंसोलेशन कम होगा, जहां दिन छोटे होते हैं इंसोलेशन जो है वो कम होगा। थर्ड क्या है, सन स्पॉट्स। बिल्कुल, सन स्पॉट्स भी अफेक्ट करता है। अगर सन स्पॉट्स बहुत लार्ज नंबर पे होंगे सन पर, ठीक है, लार्ज नंबर में होंगे, तो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है, ध्यान रखना। सन स्पॉट ज्यादा होंगे तो इंसोलेशन ज्यादा होगा, सन स्पॉट्स कम होंगे तो जो इंसोलेशन है वो भी कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 year plan was passed in 1961. Which 5 year plan? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा आया था? हमेशा याद रखना, जब 5 year प्लान स्टार्ट हुए थे, जो पहला स्टार्ट हुआ था वो 1951 में आया था। जब 90 और हर 5 साल में आता है, आता था। टोटल कितने 5 year प्लान आए हैं? 12। ये याद रखना, टोटल कितने 5 years प्लान आए हैं? 12 आए थे। लास्ट वाला जो है वो कब से कब तक आया था? 2012 से 17 हमारा लास्ट 5 year प्लान था। उसके बाद नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमसे पूछा 1961 में कौन सा वाला आया था। जब हमें पता है कि पहला वाला 1951 में आया था, तो 1961 में थर्ड आया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। अब थर्ड के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि जब थर्ड 5 year प्लान आया था तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे DR गाडगिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ही मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं लिखती हूँ यहाँ पे वही पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब थर्ड 5 year प्लान आया तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? DR गाडगिल। इसीलिए, इसी वजह से थर्ड 5 year प्लान को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं ना 5 year प्लान से रिलेटेड, वो ऐसे भी आ जाते हैं कि उनका फोकस किस पर था। एग्रीकल्चर पे था, इंडस्ट्रियल पे था, मैन्युफैक्चरिंग फोकस था, ऐसे। तो थर्ड 5 year प्लान का जो फोकस था वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने पे था। मतलब जो इकोनॉमी है उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, मेन फोकस इस पे था, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। प्लस अगर मैं बात करूं इस प्लान का रिजल्ट क्या रहा, तो ये प्लान एक तरीके से फेलियर था। क्या था? फेलियर था। क्योंकि जितना जीडीपी एक्सपेक्टेड था, जो टारगेट रखा गया था कि ग्रोथ 5.6% से बढ़ेगी इस प्लान के बाद, वो 5.6% से नहीं बढ़ी। इनफैक्ट वो बढ़ी सिर्फ 2.8% से, बहुत कम। तो इट वॉज अ फेलियर यू कैन से। रीजन क्या था? क्योंकि जो ये टर्म था 1961 के बाद 1966 तक का, दो वॉर हो गई इस पीरियड में। इंडिया के आगे दो वॉर थी, एक साइनो इंडियन वॉर और इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965। इसके अलावा बहुत जगह ऐसी थी जहाँ ड्रॉट है। तो ऐसी सिचुएशंस आने के बाद ये जो प्लान था ये क्या रहा? एक फेलियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट नहीं है, हमें बताना है कि करेक्ट है विद रेफरेंस टू व्हाट? फर्स्ट 5 year प्लान। फर्स्ट 5 year प्लान से रिलेटेड हमसे पूछा गया। 3 पॉइंट दिए गए हैं कि इट वॉज बेस्ड ऑन हैरेट डॉमन मॉडल, स्कीम का फोकस एग्रीकल्चर पे था, या फिर इट स्टार्टेड इन 1950। अब वही देखो ना, मैंने आपसे बोला एलिमिनेशन मेथड हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? एलिमिनेशन मेथड। अब मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया कि पहला 5 year प्लान 1951 से शुरू हुआ।
तो यही हमें पता चल गया कि थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, ये तो गलत है। तो ऑप्शंस में से वो पहले ही हटा दो जहाँ थर्ड आ रहा है। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, फर्स्ट दोनों में है। तो फर्स्ट तो है, पहला 5 ईयर प्लान हैरेट डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, करेक्ट है। सिर्फ सेकंड हमें देखना है कि स्कीम का फोकस एग्रीकल्चर पे था। तो देखो था भाई, पहला जो प्लान आया उसका मेन फोकस ही एग्रीकल्चर था। तो कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान मैं दोबारा बता देती हूँ, 1951 से 56 इसका ड्यूरेशन था, हैरट डॉमर मॉडल पे बेस्ड है, मेन फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे। एंड दिस प्लान वाज सक्सेसफुल, थर्ड वाज फेलियर, बट द फर्स्ट वन इज सक्सेसफुल, क्योंकि हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेट था 2.1%, बट हमने अचीव कितना किया था, 3.6%। क्लियर। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।